फाइनली सरकार ने पहला ऑफिशियल स्टेप ले लिया है। 3 महीने से जिस बारे में लॉ मिनिस्टर बोल रहे थे, हल्का सा स्पीकर बोले और बहुत खुल के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोले, उन सब स्टेटमेंट्स का जो कंक्लूजन है वो 3 तरह से हो सकता था। मैं आपको इस टॉपिक के अंदर बताऊंगा। उसमें से एक तरीका सरकार ने अपना लिया है और पहला ऑफिशियल स्टेप ले लिया है इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कि जजेस कैसे अपॉइंट होंगे भारत के अंदर। आपको पता है अक्टूबर ऑनवर्ड से लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स आई हैं, स्पीकर की बहुत न्यूट्रल सी आई है पर इस दिशा में आई है, और वाइस प्रेसिडेंट की बहुत खुल के आई है स्टेटमेंट। पर ये स्टेटमेंट्स के बाद जो ऑफिशियल चीजें हैं उस पर बड़ा कदम ले लिया गया है, वो आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, राजनीति भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार के स्टेप को लेके और पूरे आर्टिकल को कवर करके एक ऑफिशियल कमेंट किया है जिसमें वो सरकार या बीजेपी को कुछ नसीहत दे रहे हैं। उसका पलटवार लॉ मिनिस्टर ने भी किया है। तो अब 2 फ्रंट खुल गए हैं। गवर्नमेंट क्या बोल रही है जजेस अपॉइंटमेंट के ऊपर, कोलिजियम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही है जजेस अपॉइंटमेंट को लेके। एनजेएसी बैकग्राउंड में है ही है, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। तो ये तो था सरकार और सुप्रीम कोर्ट। अब ऑपोजिशन अरविंद केजरीवाल भी इसमें आ गए हैं और पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। तो गवर्नमेंट और जुडिशरी, गवर्नमेंट वर्सेस या बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन पार्टीज, और पार्लियामेंट क्या करेगा, ये सारे टॉपिक्स खुल गए हैं। पर जो चीज हुई है, और मैं कह रहा था कि सरकार का इतने बोलने का फायदा नहीं है अनलेस कॉन्क्रीट स्टेप्स होते हैं। तो वो कॉन्क्रीट स्टेप भी शुरू हो गए हैं, वो आपको समझाऊंगा। बहुत ब्रीफली मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा क्योंकि मैं बैकग्राउंड पहले दे चुका हूं, बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं। पर जो पहली बारी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं 2 से 3 मिनट में पूरा बैकग्राउंड कवर कर दूंगा और फिर जो लेटेस्ट हुआ है उस पर बात करूंगा। तो ये शुरू हुआ एकदम से, एक तरह से, जब लॉ मिनिस्टर ने अक्टूबर में कुछ कमेंट्स करे, जिसमें से मेन कमेंट थे कि 1993 तक every judge in India was appointed by law ministry in consultation with the Chief Justice of India. We had very eminent judges at that time. संविधान इसके बारे में क्लियर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस को अपॉइंट करेगा, which means law ministry will appoint judges in consultation with the CJI of India. मोटी बात। फिर उनकी 2-3 जो क्रिटिसिज्म थी जजेस अपॉइंटमेंट सिस्टम को लेके, आप जानते हैं 93 में सिस्टम आ गया था कि कोलिजियम सिस्टम, और उसके थ्रू रिकमेंडेशन जाएगी भारत सरकार को और भारत सरकार उस रिकमेंडेशन पे एक्ट करेगी और जजेस अपॉइंट होंगे। तो उन्होंने ये साफ कहा अक्टूबर में कि आई एम अवेयर दैट पीपल ऑफ कंट्री आर नॉट हैप्पी विद द कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इफ वी गो बाय द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटिंग जजेस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात, second, nowhere in the world except in India there is a practice that judges appoint their brothers as judges. ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है जहां पे सरकार ने, लॉ मिनिस्टर ने व्यू लिया है कि जजेस भैया दूसरे जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। तीसरा, उन्होंने बोला कि जजेस इतना टाइम लगाते हैं नए जजेस को अपॉइंट करने में, उससे उनका जो बेसिक पर्पस है जजमेंट्स प्रोनाउंस करने का, केस सुनने का, वो सफर करता है। पर उन्होंने इशारों में ये भी बोला कि बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है जजेस अपॉइंटमेंट सिस्टम में। तो ये उन्होंने मोटी मोटी अक्टूबर में बात बोली। ये वन ऑफ हो सकता था, ये ऐसा हो सकता था कि चलो बोल दिया, पर नहीं, इसके बाद फॉलोअप हुआ। फॉलोअप के अंदर उन्होंने, अगेन वेरी ब्रीफली आई विल टेल यू, उन्होंने बहुत कह दिया कि इट इज एलियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कोलिजियम सिस्टम पूरा आया है ये एलियन है, ये संविधान ने इसकी कल्पना नहीं करी थी, सिंपल भाषा में। और उन्होंने कहा यू टेल मी अंडर विच प्रोविजन द कोलिजियम सिस्टम हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक कोलिजियम रिप्लेस नहीं करता वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, वी विल रिस्पेक्ट इट, खत्म बात। यहां तक तो स्टेटमेंट्स की बात चल रही थी। इसके बाद पर सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी उसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना एंग्विश हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशंस में
when someone high enough says that it should not have happened. Mr. AG, I have ignored all the press reports, but this has come from somebody high with an interview. I'm not saying anything else. उन्होंने हाईलाइट कर दी बात, तो कोर्ट ने अपनी एंग्विश एक्सप्रेस किया, अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि हम बहुत टाइम लगाते हैं, आईबी से इनपुट्स लिया जाता है, कोलिजियम कंसिडर करता है, फिर नाम भेजता है, सरकार वापस भेजती है. अगर हमने दोबारा रिट्रीट कर दिया तो उसके बाद टाइम नहीं लगना चाहिए, उसके बाद जल्दी हो जाना चाहिए. तो आपको दोनों साइड के व्यूज पता चल गए. इसके बाद एक दो राउंड्स और हुए. मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा, मैं लेटेस्ट पे आ रहा हूं क्योंकि सरकार ने ऑफिशियल ले लिया है. पर लेटेस्ट पे आने से पहले एक बारी ये बोलना जरूरी है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी 3 बारी बोल चुके हैं, 3 बारी. और मैं उनकी सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको. वो उन्होंने पहले बोला कि भैया लोकसभा वोटेड यूनानिमसली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट, एनजेएसी, जिसके अंदर सिस्टम बदल रहा था कि जजेस कैसे अपॉइंट होंगे. वो सिस्टम बदलने का जो अमेंडमेंट था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के अंदर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नहीं चलेगा. तो उसके ऊपर वो बोले कि लोकसभा ने यूनानिमसली पास किया, राज्यसभा ने पास किया, और ये करके आपने जो पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है इन अ सेंस, उनका कहने का मतलब है, और ये प्रोविजन को रन डाउन करने का आपने किया है. ये सब पे उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी करी. सिर्फ इस पे नहीं, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर पे भी करनी शुरू कर दी. उन्होंने कहा जो बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट आई थी केशवानंद भारती की 1970s में, जो उसके बाद फ्रैंकली किसी भी पार्टी ने चैलेंज नहीं करी, किसी भी पार्टी ने बहुत रेज नहीं करी. 3-4 साल इंदिरा गांधी सरकार में कुछ अटेम्प्ट्स हुए थे, कुछ चीजें हुई थी, बट उसके बाद से किसी ने नहीं किया. 1980 से ऐसे मान लीजिए किसी ने नहीं किया, तो ऑलमोस्ट 40 साल हो गए किसी ने बहुत चैलेंज नहीं किया. वो उस पे भी बोले हैं कि सबसे सॉवरेन और सबसे सुप्रीम तो पार्लियामेंट है. ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट की पावर्स के ऊपर आप इस तरह रिस्ट्रिक्शन डाल दें. तो ये बहुत सिंपल सी बात है. मैं बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, उनकी स्टेटमेंट्स मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं. तो ये दूसरी बात हो गई. अब लेटेस्ट पे आने से पहले मैं सिर्फ एक लेटेस्ट कमेंट वाइस प्रेसिडेंट का सुनाना चाहूंगा. मैं स्पीकर का आपको नहीं दे रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा नई चीज नहीं बोलता, बहुत जेंटल लैंग्वेज में और सेम बात को ही कैरी करता है. एक सेकेंड आप बस वाइस प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये जरूरी है क्योंकि ये स्टेटमेंट, ओके 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आपको सुनाने से पहले मिनिमाइज करने दीजिए. हाँ जी, ये थोड़ी जरूरी है तो मैं ये आपको सुना देता हूं, और इसके बाद ये देख लीजिए. अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट, उसी भावना में कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट. इट इज एज क्लियर एज एनीथिंग एल्स. अब आज के हालात क्या हैं? वन अपमैनशिप, पब्लिक पोस्टिंग फ्रॉम जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स, ये ठीक नहीं है. These institutions must know how to conduct themselves. There can be interaction, there can be deliberations, but using these platforms for public consumption. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब श्रेष्ठ न्यायालय के न्यायाधिपति गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मैसेज दो. Friends, I have declined to entertain the Attorney General on this point. I cannot be party to emasculate the power of legislature. रुक जाता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने 2 बातें कही. सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को बोला गया कि मुझसे आके बात करें, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से बात करें. मैंने एंटरटेन करने से मना कर दिया, मतलब मैंने एडवोकेट जनरल को इस विषय पे अपॉइंटमेंट देने से या बात करने से मना कर दिया. अटॉर्नी जनरल इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं. इन्होंने कहा नहीं, मैंने मना कर दिया उनसे मिलने से ही या इस विषय पे बात करने से.
मेरे ख्याल से इनकी भाषा से लग रहा है मिलने से ही मना कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, जब आप बहुत हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं, उनसे कोई अपॉइंटमेंट मानता है, तो वो सब्जेक्ट भी उनकी टीम पता करती है, भैया किस चीज के लिए मिल रहे हो, क्या पर्पस है आपका मिलने का। तो वो जो आता है, उनको पता चला होगा ये पर्पस है मिलने का, ये पर्पस जान के उन्होंने एंटरटेन करने से मना कर दिया, और उसका रीजन था दिया कि ये भैया पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को कम करने वाला, इमैस्कुलेट करने वाला काम है, वो मैं नहीं करूंगा। तो बहुत क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट से पहले कुछ हुआ था जिससे मुझे लगा था बात ठंडी हो रही है, बात सॉल्व हो रही है, कि बात जो कोर्ट में हियरिंग चल रही है उसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उनमें से हमने 44 नाम को क्लियर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी हियरिंग्स हो रही हैं। और अगेन मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा, मैं लेटेस्ट पे आना चाहता हूं। तो उस पे उन्होंने कहा कि हमने नाम बहुत क्लियर कर दिए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कुछ नाम जो सुप्रीम कोर्ट रिटेरिएट कर चुका था, 2 बार ही भेज चुका था, जिसके बाद जो अभी तक कोलिजन सिस्टम है उसके अंदर आपको उसको अपॉइंटमेंट के लिए आगे करना था और अपॉइंटमेंट करनी थी, वो नाम पे अभी भी कुछ चल रहा था और कोलिजियम डिसाइड करेगा। पर बहुत सारे जो नाम दिए थे वो क्लियर कर दिए, जैसे 104 नाम थे हाईकोर्ट जजेस के लिए, उसमें से 44 एजी ने कहा क्लियर हो गए हैं। कुछ जजेस जो ट्रांसफर हुए थे उस पे भी, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट पे, उस पे भी काम आगे बढ़ गया था। 3 चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में भी काम आगे बढ़ गया था। तो बहुत चीजें सॉल्व होती हुई दिख रही थी या रिजॉल्व होती हुई दिख रही थी, पर नहीं, जब ये वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई उससे क्लियर हो गया कि भैया नहीं, सरकार बहुत क्लियर है, वो चेंज लाना चाहती है। तो अब सरकार के पास 3 ऑप्शंस थी जो मैंने आपको शुरू में कही थी। 3 ऑप्शंस। पहली ऑप्शन, सरकार लॉ मिनिस्टर सिर्फ बोलते रहें, पब्लिक अवेयरनेस करते रहें, वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस करते रहें, अपना पक्ष रखते रहें, कि पब्लिक एक बारी पूरी जब अवेयर हो जाए उसके बाद 2024 के चुनाव में ये मुद्दा बड़ा मुद्दा रहेगा, और अगर वापस मैंडेट आया तो सरकार इस पे काम करे। वो होता सबसे लाइट वाला। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2016 में जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, और वो बहुत निर्णायक होती हैं, यूएस में भी इंडिया में भी, उसको इलेक्शन का इशू बनाया और कहा कि ये लिस्ट ऑफ जजेस है, मैं इनमें से ही सुप्रीम कोर्ट का जज चुनूंगा अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया। उन्होंने अपने वोटर्स को अपने बेस के लिए ये किया। यूएस का सिस्टम बहुत डिफरेंट है, वहां पे जजेस की अपॉइंटमेंट भी लाइफ लॉन्ग होती है, बट वो चुनावी मुद्दा बहुत प्रोमिनेंटली टॉप 3, 4, 5 मुद्दों में बना। वो तो एक वे ये भी हो सकता था कि सरकार इस पे बात करती रहे और 24 में करे। दूसरा जो सरकार ने अब किया है वो है एग्जीक्यूटिव एक्शन। और तीसरा मैं बताऊंगा, तीसरा कि पार्लियामेंट में दोबारा से एक अमेंडमेंट लाई जाए, वो है तीसरा वे। तो मैं सेकंड वे जो सरकार ने किया है, तो फर्स्ट सिर्फ बोलने वाला वे तो नहीं रहा, एक्शन में आ गए हैं, उस पर एक्शन आ गया है। थर्ड रास्ता क्या वो लेते हैं नहीं लेते, वो तो जब लेंगे कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाएंगे जजेस अपॉइंटमेंट पे, तभी हम कह सकते हैं। दूसरा जो वे है उस पर डिस्कस कर लेते हैं जो उन्होंने किया है। पर एक बात और आप याद रखिए, जो ये पूरा मुद्दा है इसके अंदर बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो सरकार जो व्यू ले रही है उसको आप ध्यान से समझिए, और कोर्ट भी जो व्यू ले रहा है उसको भी ध्यान से समझिए। मैंने पिछली वीडियो में अगेन मैं रिपीट करता हूं, अपने व्यूज दे चुका हूं, पर अब आप गवर्नमेंट का एक्शन सुन लीजिए। तो गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है, और लिख के क्या कहा है कि सरकार का एक इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एक या ज्यादा इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इन द 25-year-old सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड 2-tiered collegiums फॉर इन्फ्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वो सरकार ने लिखा है कि भैया ट्रांसपेरेंसी कीजिए और सरकार से रिप्रेजेंटेटिव्स लीजिए। और वो कह रहे हैं कि जो ये सीक्रेसी का प्रोसेस है पूरा, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाइए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लाइए। तो ये प्रॉपर एक्शन है, प्रॉपर चिट्ठी है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट अपने वे में डील करेगा।
तो ये तो पहला ऑफिशियल स्टेप हो गया और बहुत बड़ा ऑफिशियल स्टेप हो गया। अगर सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाता है तो एक फंडामेंटल चेंज आ जाता है। क्या उसका वोटिंग राइट होगा? नहीं होगा। उसका क्या रोल होगा? नहीं होगा। अगर वोटिंग राइट हुआ तो कोलिजियम सिस्टम वैसे ही चेंज हो गया। अगर वो वहां बैठ के क्या नोट्स लेगा, किस लिए बैठ रहा है, क्या रोल होगा, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इतनी स्पेकुलेशन करना ही नहीं चाहता अगर ये होता है तो, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हैं। सिर्फ नोट्स लेगा, वोटिंग करेगा, वेटिंग करेगा, नाम सजेस्ट करेगा, सेक्रेटेरियल फंक्शन होगा या फुल पावर वाला फंक्शन होगा अगर ये होता है। दूसरी बात, क्या ये होगा, क्या ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये सारी स्पेकुलेशन है। पर सरकार ने तो बड़ा कदम ले लिया है और ये सरकार ने बड़ा कदम लेते हुए फॉर्मर जज का मेंशन भी किया है, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा था, जस्टिस रूमापाल ने, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा था, एज आई हैव सेड एल्सवेयर, the process by which a judge is appointed to superior court is one of the best kept secrets in this country. The very secrecy of the process leads to an inadequate input of information as to the abilities and suitabilities of a possible candidate for appointment as a judge. Consensus within the collegium is sometimes resolved through a trade-off, resulting in dubious appointments with disastrous consequences for the litigants and the credibility of judicial system. वो कह रही हैं कई बारी, बिल्कुल ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज बोल रही हैं कि कई बारी इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सीक्रेसी है, और ये सीक्रेसी के अंदर कंसेंसस बनाने के लिए ट्रेड ऑफ्स होते हैं। उस ट्रेड ऑफ्स में कई बारी बहुत गंदी अपॉइंटमेंट्स हो जाती है। जज भी, सरकार भी यही बोल रही है कि ये सीक्रेसी हटाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए। अब तो ये हो गया, इस पे अब आगे क्या होगा वो आपसे डिस्कस करूंगा। पर पॉलिटिक्स भी आ गया। पॉलिटिक्स क्या आ गया? वो आ गया अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री दिल्ली का, ये ट्वीट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब ये बात न्यूज मीडिया ने कवर करी कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने ये खुल के साफ किया उनके व्यूज। एक सेकेंड, आ गया आपके सामने? हाँ, आ गया। ये रहे अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस, देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। दिस इज उनका जवाब, उनका कमेंट। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या पॉलिटिक्स है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके। पर जो किरण रिजिजू का, जो लॉ मिनिस्टर है, जवाब है वो ये था। आई होप, उन्होंने कोर्ट ट्वीट किया, I hope you honor the court's direction. This is the precise follow-up action of the direction of Supreme Court Constitution Bench while striking down the National Judicial Appointments Commission Act. The SC Constitution Bench are directed to restructure the MOP of the collegium of system. The contents of the letter to the Honorable CJI are in conformity with the observations and direction of Supreme Court. MOP क्या है? Convenient politics is not advisable. मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Convenient politics is not advisable, especially in the name of judiciary. Constitution of India is supreme, nobody's above it. तो बेसिकली लॉ मिनिस्टर ने पॉलिटिकल जवाब दिया है कि जो हम कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जब एनएचएसी स्ट्राइक डाउन किया था उसके लाइन पे है, और आप कन्वीनियंट पॉलिटिक्स मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल भी इस पे जवाब देंगे, नहीं देंगे, वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिक्स इस प्रोसेस में डिफरेंटली दिखाऊंगा आपको। अब एमओपी क्या है? वो ये है कि भाई आपने लॉ तो पास कर दिया, पर जैसे मैंने बोला प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल है, एक बारी नाम भेजा, सरकार वापस भेजती है तो वो रेटिरिएट होगा। कितनी देर के लिए सरकार फाइल पे बैठ सकती है? हियरिंग्स जो चल रही हैं उसमें ये भी बात हो रही है। अगर सरकार को नॉमिनेशंस दिए गए हैं, कुछ नाम सजेस्ट किए गए हैं, तो वो सरकार क्या 10 नाम भेजे, 5 को कर सकती है और 5 को स्प्लिट करके बाद में कर सकती है। ये सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर आती हैं। अब वो लॉ मिनिस्टर व्यू ले रहे हैं कि जब एनएजेसी स्ट्राइक डाउन किया था तो ये बात थी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे कुछ काम होगा। वो बोल रहे हैं क्या अपना व्यक्ति बिठाना, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बिठाना उसका पार्ट है? नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो ब्रीफली अपने व्यूज में दे चुका हूं कि मेरे व्यूज इस पूरे पे जब कानून आएगा तभी
खुल के आप राइट या नो बोल सकते हैं। तब तक मैं इंफॉर्मेशन देने की स्टेज में हूं, तब तक मैं आपसे डिस्कस करने की स्टेज में हूं। पर जो 3 सरकार की ऑप्शंस थी टू इनकैप्सुलेट, पहली ऑप्शन कि सिर्फ बोलते रहिए 2024 के चुनाव की वेट कीजिए, वो तो हो नहीं रहा। सेकंड ऑप्शन एक्शन, कि आपने अब चिट्ठी लिखी है, एक ऑफिशियल है, इसके ऊपर आपने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट रखी है, अगर वो रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती है तो आप उसको क्या कोर्ट में चैलेंज करते हैं, जुडिशियल साइड पे, या सरकार इस पे रिव्यू पिटीशन डालती है। एनजेएसी जो लॉ था, आपको पता है रिव्यू भी आ सकती है, क्यूरेटिव भी आती है, या सरकार जो सेकंड के अंदर इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को ही भेजती है। सरकार के पास ये भी होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करे कि इस इशू पर डिसाइड कीजिए, जिसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस बोलते हैं। तो सरकार सेकंड स्टेज पे तो आ गई है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके लिए पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है, और जैसे मैंने बोला अरविंद केजरीवाल ने व्यू लिया है, कोई और पार्टीज भी लेंगी। पिछली बारी एनजेएसी यूनानिमसली पास हुआ था। तो इस जो पॉलिटिक्स है उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सरकार स्टेप 2 पे आ गई है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव बिठाइए ट्रांसपेरेंसी के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि आज ही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करता है, क्या व्यू लेता है, क्योंकि लॉ मिनिस्टर की लेटेस्ट स्टेटमेंट और उसके बाद ये स्टेप, लॉ मिनिस्टर ने इस चिट्ठी से पहले भी 1-2 दिन पहले ऐसी ही सिमिलर लाइंस पे बातें की हैं, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अक्टूबर से एक ही दिशा में बोल रहे हैं। तो ये चीजें अब सामने हैं आपके, आपका क्या व्यू है जरूर शेयर कीजिए। पर ये बात अब क्लियर हो गई है स्टेप 2 से कि गवर्नमेंट तो चेंज की तरफ ऑफिशियल एक्शन लेगी। उसका कोर्ट्स में क्या होता है वो जैसे ही होगा हम डिस्कस जरूर करेंगे। भारत माता की जय।